नमस्कार। हम लोग बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर का थर्ड यूनिट में राधा कमल मुखर्जी के जो मूल्यों का सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग मूल्यों के जो वर्गीकरण है जो राधा कमल मुखर्जी ने दिया और साथ ही मूल्यों के जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। मुखर्जी ने मूल्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। साध्य मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यूज़ जो हैं ये लक्ष्य तथा संतोष, गोल्स एंड सेटिस्फैक्शंस हैं जिन्हें मनुष्य और समाज जीवन और मस्तिष्क के विकास के लिए स्वीकार करते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार में अंतर्निहित होते हैं और जो स्वयं ही साध्य होते हैं। दूसरे हैं साधन मूल्य। ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ हैं। ये वो मूल्य हैं जिन्हें मनुष्य और समाज प्रथम प्रकार के अर्थात साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए और उन्हें उन्नत बनाने के लिए साधन के रूप में मानते हैं। स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, सत्ता, परिस्थिति आदि ये ऐसे संबंधित मूल्य साधन मूल्य हैं जिनका उपयोग किन्हीं लक्ष्यों और संतोषों की प्राप्ति के साधन के रूप में किया जाता है। मुखर्जी साध्य मूल्यों को अमूर्त और लोकातीत या ट्रांसेंडेंटल मूल्य और साधन मूल्यों को विशिष्ट या स्पेसिफिक यानी कि एग्जिस्टेंशियल अस्तित्वात्मक मूल्य भी कहते हैं, क्योंकि साध्य मूल्य लोकातीत या अमूर्त मूल्य समाज और व्यक्ति के जीवन के उच्चतम लक्ष्यों से संबंधित होते हैं, जबकि साधन मूल्य विशिष्ट अथवा अस्तित्वात्मक मूल्यों को लौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। साधन मूल्यों के बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग के बिना साध्य मूल्य पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते और मनुष्य का संबंध भी साध्य मूल्यों की तुलना में साधन मूल्यों से ज़्यादा होता है। इसी कारण से साधन व मूल्य की विवेचना सामाजिक विज्ञानों और द्वारा अधिक की जाती है। अब सामाजिक मूल्यों की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहला सामूहिकता या कलेक्टिवनेस। सामाजिक मूल्यों की विशेषता ये होती है कि इनका संबंध पूरे समाज से होता है और संपूर्ण समूह द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त होती है। इनका निर्माण भी सामूहिक होता है और यानी कि सामाजिक मूल्य अंतःक्रिया की उपज और परिणाम होते हैं। दूसरा है सामाजिक मानक या सोशल स्टैंडर्ड्स। सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु, व्यवहार या लक्ष्य को उचित अथवा अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराया जा सकता है। ये उच्च स्तरीय सामाजिक मानदंड हैं। तीसरा है भावात्मकता यानी कि इमोशनैलिटी। सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर संपूर्ण समाज से संबंधित होते हैं। इन मूल्यों के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, अतः व्यक्तिगत हितों को त्याग कर भी लोग इन मूल्यों की रक्षा करते हैं। देशभक्ति के लिए प्राणोत्सर्ग करना, सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर करना इसी प्रकार के मूल्य हैं। चौथी विशेषता है एकमतता यानी कि यूनानिमिटी। सामाजिक मूल्यों के विषय में समाज के सभी लोगों में एकमतता पाई जाती है। ये सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त और स्वीकृत होते हैं। जब कोई व्यक्ति इन मूल्यों की अनुपालना नहीं करता तो समूह द्वारा उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है। पांचवा है गतिशीलता या मोबिलिटी। सामाजिक मूल्यों की एक विशेषता गतिशीलता भी होती है, यानी कि समय और परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन भी होता रहता है। जब जब समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं तब तब सामाजिक मूल्य भी बदल जाते हैं, क्योंकि मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बने होते हैं। छठा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार यानी कि सोशल कल्चरल बेसिस। मूल्यों के एक विशेषता ये है कि मूल्यों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। इसी कारण प्रत्येक समाज के मूल्यों में विभिन्नता देखने को मिलती है। भारतीय मूल्य पाश्चात्य मूल्यों से पूर्णतया भिन्न हैं।
जबकि भारतीय समाज में विवाह एक पवित्र धार्मिक बंधन है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि अमेरिका में समाज में विवाह से संबंधित मूल्यों में का महत्व नहीं होने से वहाँ विवाह विच्छेद आराम से हो सकता है, डाइवोर्स आराम से हो सकता है। इन मूल्यों में भी समय समय पर परिवर्तन आए हैं। भारत में भी हम देखते हैं कि ये जो मूल्य हैं इनमें परिवर्तन आया है। फिर सातवीं विशेषता है कि इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ होते हैं। मूल्य सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित और विभिन्न प्रकार के होते हैं। परिवार से संबंधित मूल्य, राष्ट्र से संबंधित मूल्य, इसी तरह विवाह, सामाजिक मान्यता, धर्म, राजनीति आदि सबसे संबंधित अलग अलग प्रकार के मूल्य होते हैं। फिर आठवीं विशेषता है बोधात्मक तत्व या कॉग्निटिव एलिमेंट। मूल्य की एक विशेषता ये है कि सभी मूल्यों में एक बोधात्मक तत्व होता है, यानी कि मूल्य आदर्श नियमों से अधिकांशतः संबंधित होते हैं। कभी कभी तो मूल्यों और आदर्शों में अंतर करना भी मुश्किल हो जाता है। मूल्य क्या उचित है कि धारणा से संबंधित होते हैं। इसी कारण जॉनसन का मानना है कि विस्तृत दृष्टिकोण से देखने पर मूल्य और आदर्श नियम के बीच पाए जाने वाले अंतर स्वतः ही गायब हो जाते हैं। नवीं विशेषता है सार्वभौमिकता यानी कि यूनिवर्सैलिटी। मूल्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि मूल्यों कि सभी समाजों में मूल्यों के आधारों पर ही किसी समाज के व्यक्तियों के व्यवहार और क्रियाएं स्पष्ट की जाती हैं। सामाजिक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है और समाज का निर्माण किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहारों को मूल्य की ही निर्देशित करते हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसके अपने मूल्य ना हो, यानी कि मूल्य सार्वभौमिक नहीं हो। और 10वीं विशेषता है सामाजिक कल्याण के लिए ये आवश्यक होते हैं, यानी कि दीज आर नेसेसरी फॉर सोशल वेलफेयर। सामाजिक मूल्यों की ये विशेषता कि समाज कल्याण के लिए उनका होना भी आवश्यक है। मूल्य ही समाज में एकरूपता, एकमतता और संगठन लाते हैं। यदि किसी समाज में कोई मूल्य ही ना हो तो समाज निरंकुश और स्वच्छंद हो जाएगा, उसके संबंधों में भी प्रगाढ़ता नहीं आ सकेगी। इसलिए समाज के कल्याण के हितार्थ मूल्य आवश्यक है। अब हायरार्की ऑफ वैल्यूज़ यानी कि मूल्यों का सोपान या संस्तरण, जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं, मानवीय मूल्यों के उद्विकास के संबंध में प्रकाश डाला गया है। मूल्यों में एक संस्तरण देखने को मिलता है जो वो सभी मूल्यों को, इसलिए सभी मूल्य समान स्तर पर नहीं होते। इस संस्तरण का संबंध मूल्यों के आयामों से है। मुखर्जी ने मूल्यों के 3 आयाम बताए हैं। पहला जैविक यानी कि बायोलॉजिकल, दूसरा सामाजिक यानी कि सोशल, और तीसरा आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल। जैविक मूल्य स्वास्थ्य, कुशलता और सुरक्षा आदि से संबंधित हैं। मानव जीवन जैविक आधार पर निर्भर है, इसलिए जब शरीर स्वस्थ और उपयुक्त होगा तभी वह जीवन निर्वाह करने में सक्षम होगा। इसलिए मूल्यों के संस्तरण में सबसे पहले जैविक मूल्यों को स्थान दिया गया है। दूसरा है सामाजिक मूल्य। जैविक जीवन समाज की सहायता के बिना संभव नहीं है, इसलिए जैविक मूल्यों के बाद सामाजिक मूल्यों का स्थान है। सामाजिक मूल्यों में संपत्ति, प्रेम, न्याय इत्यादि को लिया गया है। और तीसरा है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ यानी कि आध्यात्मिक मूल्य। जैविक और सामाजिक मूल्यों की वास्तविकता सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति में निहित है, जिसे जैविक और सामाजिक स्तर पे से गुजरते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण आध्यात्मिक मूल्य सबसे ऊंचे स्तर पर होते हैं। सत्य, सुसंगति, सुंदरता, पवित्रता से संबंधित होते हैं। इन्हें साध्य, अंतर्निष्ठ और लोकातीत मूल्य कहा जाता है। आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च मूल्य कहा गया है। सामाजिक और जैविक मूल्यों का स्थान इनके उपरांत आता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए वे साधन मूल्य, बाह्य मूल्य तथा क्रियात्मक मूल्य कहलाते हैं। जैविक मूल्यों को जीवन को बनाए रखने के लिए
आवश्यक माना जाता है, ये भी साधन मूल्य ही हैं। मुखर्जी ने इन मूल्यों को अपनी कृति द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ में इस तरह से लिखा है कि जो मूल्यों के आयाम हैं, जैसे जैविक मूल्य जो है उसका स्वास्थ्य, उपयुक्तता, कुशलता, सुरक्षा और निरंतरता, इन मूल्यों के गुण हैं साधन मूल्य, बाह्य मूल्य, क्रियात्मक मूल्य, और इन मूल्यों का संस्तरण जीवन निर्वाह तथा अग्रगति के लिए है। दूसरे लेवल पे है सामाजिक मूल्य, जो संपत्ति, परिस्थिति, प्रेम, न्याय से जुड़े हुए हैं, और इन मूल्यों के गुण साधन मूल्य, बाह्य मूल्य और क्रियात्मक मूल्य हैं। ये मूल्यों के संस्तरण में सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था को बढ़ाते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक मूल्य, जैसे कि सत्य, सौंदर्य, सुसंगति, पवित्रता। ये साध्य मूल्य हैं, अंतर्निष्ठ मूल्य हैं और लोकातीत मूल्य हैं। ये आत्मलोकातीकरण के लिए है। इस विवेचन से पता चलता है कि मुखर्जी ने जो मूल्यों से संबंधित सामान्यीकरण प्रस्तुत किया था वो इस प्रकार है। पहला कि साधन मूल्य साध्य मूल्यों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि साध्य मूल्य ही मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। साध्य मूल्य और साधन मूल्य आपस में घुलते मिलते हैं और एक दूसरे में व्याप्त होते रहते हैं। साधन मूल्य साध्य मूल्यों के साथ संयुक्त रहकर अपना क्रिया रूप बनाए रखते हैं। तीसरी बात, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में मूल्यों की द्वंद्वात्मक गति देखने को मिलती है। चौथा, वास्तविकता में जैविक मूल्यों में से उच्चतर मूल्यों को कुछ सीमा तक तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति उन श्रेष्ठ मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। पांचवा, उच्चतर या आत्मलोकातीकरण मूल्यों का कार्य जीवन को बनाए रखने के कार्य से उच्च श्रेणी का है। और छठी बात, सार्वभौम मूल्य वे आदर्श नियम हैं जो मूल्यों की संस्तरणात्मक व्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। अब हम बात करेंगे वैल्यूज़ की ग्रेडेशन, यानी कि मूल्यों के श्रेणीकरण की। तो तीन हमने पहले भी डिस्कस किए थे, भीड़, स्वार्थ समूह, समाज और समुदाय, और सामूहिकता। तो मुखर्जी ने द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ में सभी मूल्य समान स्तर के नहीं होते, ये बात कही है, यानी कि इनमें संरचनात्मकता होती है और यह स्तर सामाजिक संगठनों के स्तर पर निर्भर होता है। उन्होंने सामाजिक संगठन के 4 स्तर बताए हैं। इन स्तरों के आधार पर हमारी नैतिकता का विकास होता है। पहला है भीड़। भीड़ की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं, सामाजिक वैल्यूज़ से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे कि हम भीड़ में आजकल लिंचिंग देखते हैं, तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही अलग प्रकार की होती हैं। ये भीड़ सर्वाधिक अस्थायी समूह है। ये रचनात्मक नहीं होता और आदिम प्रकार के संबंधों और व्यवहारों को प्रदर्शित करता है। ये आदिम प्रवृत्तियों और संवेगों से परिपूर्ण होता है। नैतिकता का इसमें पूर्णतया अभाव होता है, इसलिए ये विनाशकारी होता है। मुखर्जी का मानना है कि भीड़ का रचना तंत्र कुछ इस तरह का होता है कि इसके द्वारा व्यक्ति सीधी कार्यवाही द्वारा बुराइयों का समाधान तत्काल चाहता है। आधुनिक समय में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने या आर्थिक लाभ के लिए भीड़ का प्रयोग क्रांति की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अतः इसके कोई आदर्श नियम नहीं होते, न ही इसके कोई मूल अथवा मानदंड होते हैं। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स जो देखे थे 4-5 सालों पहले, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से भीड़ जो है वो किसी भी सत्ता के विरुद्ध जो खड़ी हो गई और उसने सत्ता को चेंज कर दिया, पर उसके बावजूद जो है जो मूल जिन कारणों के वजह से वो खड़ी हुई थी वो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। दूसरा है स्वार्थ समूह, यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप। सामाजिक संगठन का दूसरा प्रारूप स्वार्थ समूह है।
इसका गठन कुछ स्वार्थों को की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। अतः स्वार्थ समूह का संबंध प्रायः ऐसे आंशिक, भाज्य और साधन मूल्यों से होता है जिसके भागीदार समुदाय के सभी व्यक्ति नहीं हो सकते। श्रमिक संघ, व्यापार संघ, राजनीतिक दल, क्लब इत्यादि इनका उदाहरण है, जिनका गठन आपसी सहयोग, एकता, निष्पक्षता और ऐसे मूल्यों पर आधारित है, लेकिन वे मूल्य संघ के सदस्यों और उनके निजी उद्देश्यों की पूर्ति तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि इनमें सिर्फ कुछ ही लोगों की भागीदारी होती है। तीसरा है समाज या समुदाय। ये संगठन स्वार्थ समूह की तुलना में सामाजिक संगठन से अधिक विस्तृत है, तार्किक है, नैतिक आधारों को प्रस्तुत करता है। समाज के व्यक्ति अन्य सदस्यों की इच्छाओं, संवेगों और स्वार्थों को ध्यान में रखकर सहयोगी व्यवहार करता है। इसमें व्यक्ति के साथ व्यक्ति और का स्वार्थ के साथ अधिक समंजन देखने को मिलता है। चौथा है सामूहिकता या कलेक्टिविटी। सामाजिक संगठन का श्रेष्ठतम रूप सामूहिकता में देखने को मिलता है। यह एक सुदृढ़ और सार्वभौमिक रूप से जो सचेत अनुशासन और उच्च स्तरीय विवेक का परिणाम है। इसमें व्यक्ति प्रेम, समानता, बंधुत्व, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे मूल्यों को ग्रहण करता है। इसमें स्वार्थवाद और परार्थवाद की विजय देखने को मिलती है। अब लॉज ऑफ वैल्यूज़, ये हम और लॉज ऑफ वैल्यूज़ एंड फंक्शंस ऑफ वैल्यूज़, यानी कि मूल्यों के जो नियम हैं और मूल्यों के प्रकार समाज में उनका क्या रोल है, क्या उनकी महत्व है, इसके बारे में जो राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।